नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं आपका सप्तऋषि संकुल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में जो कक्षा 9 है उनमें हम गद्य विभाग 21 क्रांतिकारी शेखर का बचपन वो आगे की क्लास में हमने आधा पढ़ा था और आधे से बीच से हमारा जो बाकी है वहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप 102 नंबर का जो पेज है आपकी पुस्तक में वह निकालें। वहाँ पे आपको दूसरा पैराग्राफ है, वहाँ तक हमने पढ़ाई की थी। अब पैराग्राफ जो तीसरा है वहाँ से देखेंगे। माँ के अतिरिक्त अब लोग बाहर गए हुए थे। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह ढेर लगा दिया। यहाँ पे जब घर के सब लोग माँ को छोड़कर घर के सभी लोग बाहर गए थे, माँ ही अकेली थी और शेखर जी दोनों थे। तब माँ ऊपर के कमरे में बैठी थी। तब शेखर ने क्या किया कि घर के जो विदेशी कपड़े थे वह सबके कमरे में से वो बटोरा यानी कि समेट कर ले आया और नीचे जो खुली जगह थी वहाँ पे ढेर यानी उनको इकट्ठा किया। फिर लैंप लाकर उन पर मिट्टी का तेल उड़ेला। मिट्टी का तेल यानी केरोसिन, जो पुराने ज़माने में लैंप लगाते थे, उस लैंप में मिट्टी का तेल डालते थे। तो उन्होंने वह लैंप बाहर से ले आया और उन पे मिट्टी का तेल डाला यानी कि केरोसिन डाला और सारे कपड़े जला दिए। सारे कपड़े को उन्होंने आग लगा दी। आग एकदम भड़क उठी। शेखर का आह्लाद भी भमक उठा। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोल कर गाने लगा। फिर बाद में उन्होंने वह कपड़े जला दिए और जब वह आग एकदम से भड़कने लगी तब शेखर का अंदर से आत्मा से भी आह्लाद एक भड़कने लगा और वह जो आग लगी हुई थी कपड़ों को, वह कपड़ों के और चारों ओर घूमने लगा और फिर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ गा कर नाचने लगा। गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। थोड़ी ही देर में माँ आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए, लाल विदेशी हो गए, जलने लगे, लेकिन ढेर राख हो गया था। फिर वो ज़ोर ज़ोर से नाचने लगा। उनकी आवाज़ क्या बोला? गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला, ऐसा बोलकर ज़ोर ज़ोर से वह पुकार कर नाचने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उनकी माँ नीचे आई और उन्होंने देखा कि वो कपड़े जला रहा है। तो उनको देखकर उन्होंने शेखर को थप्पड़ मारा और थप्पड़ से उनके गाल विदेशी जैसे लाल हो गए थे और वह कपड़े भी जलकर ढेर यानी कि राख बन चुके थे। शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई थी। घृणा यानी नफरत, विदेश यानी अंग्रेजों के प्रति, विदेशी के प्रति यानी कि अंग्रेज़ों के प्रति उनको नफ़रत हो गई थी। घृणा यानी नफ़रत हो गई थी। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं आतंक भरा हुआ है। शेखर जी ने कहा कि हमारी पूरी नस नस में विदेशी यानी अंग्रेज़ों का जो प्रभुत्व है वही नहीं, उनका आतंक यानी कि भय भरा हुआ है। उसे पुरानी बातें भी याद आई और नई भी। फिर उसको बाद में एक के बाद एक बातें याद आई जो पुरानी भी थी और नई भी थी। वह देखने लगा। उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते हैं। फिर उन्हें ज्ञात हुआ कि उनको ध्यान हुआ कि उनके पिता जो उनके दूसरे भाई थे शेखर जी के, उनके साथ बात करने के लिए उनको अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना पड़ता था। यह भी वह शैशव से अंग्रेजी बोलना जानता है।
यह भी शैशव से नहीं यानी कि बचपन से अंग्रेजी बोलना उसको आता है, पर हिंदी अभी सीख रहा है। वह बचपन से अंग्रेजी भाषा ही सीखा था, लेकिन हिंदी अब सीख रहा है। उसकी पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी ही बोलती थी। जो उनकी पहली आया थी देखभाल करने वाली, वह ईसाई थी, ईसाई धर्म की थी और वह भी अंग्रेजी भाषा में ही बात करती थी। उसका पहला गुरु जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था, एक अमेरिकन मिशनरी था जो पढ़ाता चाहे कुछ नहीं था, दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा तो देता था। फिर शेखर जी का जो गुरु था पहला, वो भी अंग्रेजी यानी कि अमेरिकन मिशनरी था और वह अंग्रेजी में ही शिक्षा देता था। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हम सब से पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है और विदेशी ही उसकी माँ। फिर शेखर ने देखा कि जो हम पहले बचपन से जब बालक भाषा का प्रयोग करना सीखता है, तब भी से जो भाषा का प्रयोग करता है वह उसकी मातृभाषा होती है। तो शेखर जी को यह ध्यान हुआ कि बालक का जो पहली सीख उनकी भाषा में मिलती है, तो उसने पहले से ही बचपन से ही अंग्रेजी भाषा सीखी, तो उनकी मातृभाषा तो अंग्रेजी हुई है और उसके विदेशी यानी कि अंग्रेज उनकी माँ है। उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का हुआ, आत्माभिमान को, उनकी अंतरात्मा को बहुत धक्का हुआ, दुख हुआ, जिसे मैं घृणित समझता हूँ, जिसे मैं नफरत करता हूँ। उसी विदेशी को माँ कहने को बाध्य हो कि मैं जिस भाषा को नफरत करता हूँ, उसी अंग्रेजी भाषा को मैं अपनी माँ कहूँगा। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया। फिर उसने क्या किया, उसी दिन से उसको मन में हो गया कि अब मुझे हिंदी पढ़ना है, तो उसने वहाँ तभी से हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया, प्रारंभ किया यानी शुरू कर दिया। चेष्टा से अपनी बातचीत से में अंग्रेजी शब्द निकालने लगा, अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा। फिर उन्होंने बाद में धीरे धीरे कर अपनी जो बातचीत थी उनमें से अंग्रेजी शब्द थे, वह शब्दों को वह निकालने लगा, उनकी जगह हिंदी बोलने लगा और धीरे धीरे कर अपनी अंग्रेजी भाषा की जो आदत थी वह दूर करने लगा और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा जिसे व्यक्त करने का और कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था, प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। फिर उन्होंने क्या किया, अपनी हिंदी भाषा को प्रमाणित यानी कि साबित करने के लिए उन्होंने गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा विश्वास को व्यक्त करने के लिए उन्होंने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया, शुरू किया। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति अभी ताज़ी थी। फिर इसलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। प्रस्तावना तो ज्यों की त्यों हटिया ली, केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। उन्होंने जीवन में देखी हुई जो एक मात्र उल्लेखनीय स्मृति है, यानी कि जीवन में जो उन्होंने जो देखी थी वह घटना उन्होंने लिखनी शुरू की, इसलिए उनको ज़्यादा कुछ कठिनाई नहीं हुई। प्रस्तावना उन्होंने जैसी थी वैसे ही लिख ली। फिर कुछ उन्होंने परिवर्तन किए, नाटक में कुछ परिवर्तन अपने आप उन्होंने किए। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने नाटक लिखना आरंभ किया। एक स्वाधीन लोकतंत्र, भारत का विराट स्वप्न जिसके राष्ट्रपति गांधी है और सिद्धि के लिए साधन है। अनवरत एटले लगातार, कटाई और बुराई
विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर लेखक के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधीन भारत एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न। फिर उन्होंने नाटक लिखना शुरू कर दिया। उसमें एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट जो स्वप्न है उसके बारे में था, गांधी जी के बारे में था और गांधी जी के अनविरत कटाई यानी कि लगातार जो उन्होंने आंदोलन चलाए थे, बुनाई थी, कटाई बुनाई, उनके बारे में, विदेशी माल के बारे में, फिर मनुष्य के उनके त्याग के बारे में उन्होंने लिखना शुरू किया। फिर गांधी के बारे में लिखा कि वह सत्य हरिश्चंद्र से कितने प्रभावित हुए थे। उन्होंने, गांधी जी ने कहा है ना कि कोई हमें अच्छा काम करने के लिए कोई हमें एक गाल पे तमाचा मारे तो हमें अपना दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए, वह बातें बताई हैं। वैसे ही शेखर जी की प्रतिभा जैसे सूर्य निकलता है उसी तरह टापू की छाप लेकर यानी कि सुनहरे उनके जो किरण होती है वह सुनहरे किरण टापू यानी कि ऊंची चोटी तक छाप लेकर शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य स्वाधीन और बाधीन भारत एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न हुआ। नाटक पूरा हो गया। फिर बाद में उनका नाटक जो उन्होंने लिखना प्रारंभ किया था उनका अंत आया और पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देसी स्वाही से उसकी प्रतिलिपि तैयार की और उसे अपनी पुस्तकों के नीचे छिपा कर रख दिया। फिर बाद में शेखर जी ने एक सुंदर सूची तैयार की, उनके प्रतिलिपि तैयार की और उसके अपने पुस्तक में फिर उन्होंने कुछ शब्द की जो सूची तैयार की और जो पुस्तक लिख रहा था उसके नीचे उसने रख दी। पहले सत्याग्रहित प्रयत्नों की गति उसे अभी याद थी। जो पहले सत्याग्रह साहित्यिक जो प्रयत्नों की गति थी वह उसको अभी तक याद है। इसलिए उसने अपना यह नाटक, यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाएगा, सरस्वती को भी नहीं, उसने वह छिपा दी। फिर उसने जो लिखा था वो नाटक जो अमूल्य था वह किसी को नहीं दिखाया और सरस्वती को जो विद्या की देवी है उनको भी नहीं दिखाना है। और हर समय जब जहाँ वहाँ जाता उसे मन एक ध्वनि गूंजा करती थी, मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर। फिर वह बाद में कहीं भी जाता था तो उनको वह नाटक जो लिखा था उनकी ध्वनि उनके कानों में गूंजती रहती, वो कानों में वह ध्वनि को पुकारता रहता कि मैं एक अपूर्व नाटक का लेखक हूँ, लेखक चंद्रशेखर, और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता के अपने हाथों से उसका निर्माण किया है। फिर वो सोचता है कि मैंने अकेले ही वह नाटक लिखा है, बिना किसी के सहारे के उसका निर्माण मैंने अपने खुद के हाथ से किया है। स्वाधीन बाधीन भारत के उस चित्र का मैंने, फिर वह कहता है कि जो स्वाधीन बाधीन भारत के उस चित्र का मैंने निर्माण अकेले किया है। शेखर के पिता एक दिन के दौरे पर जा रहे थे और शेखर साथ था। बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे थे। शेखर कुछ आगे, पिता पीछे पीछे। जब शेखर और उनके पिता दोनों दौरे पर जा रहे थे यानी कि सैर के लिए जा रहे थे तो शेखर साथ था। बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर
सामान रखकर उनके पिताजी वेटिंग रूम में बैठे हुए थे। पिता पुत्र दोनों वेटिंग रूम में बैठे थे। तो बाहर टहल रहे थे शेखर कुछ आगे पीछे पीछे। फिर बाहर टहलते टहलते उन्होंने अपना सामान वेटिंग रूम में रख दिया और शेखर जी टहलने लगे। तो वह आगे आगे चल रहा था, पीछे पीछे उनके पिताजी चल रहे थे। पास से एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला। यहाँ पे उन्मुख यानी सामने होना। फिर पास से एक लड़का आया और शेखर की ओर शेखर के सामने एक लड़का आया और अंग्रेजी बोलने लगा। तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने प्रश्न पूछा। जो लड़का सामने आ गया, चलते चलते सामने एक लड़का आ गया और उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा। फिर शेखर ने उसे सिर से यानी मस्तक से पैर तक उन्होंने उस लड़के को देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने हुए था। सिर पर अंग्रेजी टोपी और उसके स्वर में अहंकार था। सिर पर एक अंग्रेजी टोपी थी और स्वर में अहंकार भरा हुआ था। शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। सिर पर टोपी थी और स्वर में, आवाज़ में अहंकार था और शायद वह अपनी अंग्रेजी भाषा का ज्ञान यानी कि परिचय देना चाहता था। शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा। उसने उत्तर नहीं दिया, कुछ इसलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में बात करते वह झिझकता था। और बाद में जो लड़के ने प्रश्न पूछा उसको बुरा लगा प्रश्न शेखर को और अपमानजनक लगा कि उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या, और अपने अंग्रेजी भाषा का उपयोग कर रहा था वह। उनका उत्तर उन्होंने नहीं दिया और इसलिए कि उसके पीछे उनके पिता चल रहे थे। पिता के डर से उसने नहीं दिया। उस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं, यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं है। उसने तकनीक और रोब में कहा। फिर उस लड़के ने कहा कि जो वो लड़का शेखर से प्रश्न कर रहा था, तो वो लड़का यह सोचने लगा कि शेखर को अंग्रेजी नहीं आती है, इसलिए वह बात नहीं कर रहा है। और रोब से माय नेम इज़, डू यू गो टू स्कूल, कहे छे कि मेरा नाम है, तुम स्कूल में पढ़ते हो। शेखर के पिता वहाँ न होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता पर हिंदी में कुछ उत्तर अवश्य देता। कि शेखर के पिता वहाँ थे इसलिए शेखर कुछ नहीं बोला। अगर जो शेखर के पिता वहाँ नहीं होते तो वह हिंदी में कुछ न कुछ अवश्य बोल देता। उसने मन में यह संदेह उठ भी रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा है। अंग्रेजी उतनी जानता नहीं, पर उसे घृणा से उस लड़के की ओर देखा, उत्तर कोई नहीं दिया। फिर वह लड़के को घृणा से यानी नफरत से देखा और उस लड़के को शेखर ने कोई उत्तर नहीं दिया, उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। पिता के क्रुद्ध स्वर ने कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है, जवाब क्यों नहीं देते। फिर पिताजी ने कहा कि तुम जवाब क्यों नहीं देते, क्रोध से बोले। शेखर को भी चिढ़ गया और भी चुप हो गया। फिर शेखर उनकी आवाज़ से चिढ़ गया और चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। पिता ने कहा, इधर आओ। शेखर उनके पीछे वेटिंग रूम में गया और पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया, मुंह टूट गया है। फिर वो लड़का वहाँ से चला गया। तब शेखर के पिता ने उनको बुलाया तो वह वेटिंग रूम में उन पिताजी के पीछे पीछे चल दिया और पिता ने कहा कि तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, क्यों तुम्हारा मुंह बंद हो गया था। तभी ट्रेन आई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने की गुस्ताखी करने से बच गया। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के ने सब बुद्धूर है, किसी के सामने तो बोल नहीं निकलता। शेखर ने सुन लिया।
फिर ट्रेन आ गई। जब उनके पिता उनको फटकार लगा रहे थे तभी ट्रेन आ गई, इसलिए वह फटकार से बच गए और उनको कोई जवाब नहीं देना पड़ा। फिर दूसरे दिन उसकी माँ और पिता दोनों बात कर रहे थे कि हमारे लड़के की किसी के सामने आवाज़ तक निकलती नहीं है, किसी के सामने तो बोला नहीं जाता, हमारे लड़के सब बुद्धू है। बुद्धू यानी पागल है कि बुद्धू है, उनको बुद्धि नहीं है, किसी के सामने उसकी आवाज़ नहीं निकलती। यहाँ पे हमारी जो क्रांतिकारी शेखर का बचपन एक जीवनी उपन्यास है वह समाप्त होता है। तो जय हिंद, जय भारत, अस्तु।